नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। चंपावत के टनकपुर में एक व्यापारी से 3 किलो यारसा गंबू यानी कि कीड़ा जड़ी लूटने का मामला सामने आया है। दरअसल मुंस्यारी के एक व्यापारी ने 2 फरवरी को वन निगम टनकपुर से 4 किलो कीड़ा जड़ी 7 लाख में खरीदी, जिसे व्यापारी ने 19 मार्च को अपने नाम पर रिलीज करवाया। इसके बाद से व्यापारी एक होटल में ठहरा हुआ था, जहां से वो कीड़ा जड़ी बेचने की कोशिश में लगा हुआ था। इसी दौरान खुफिया विभाग के एक अधिकारी को इसकी भनक लग गई। उसने पुलिस के 2 जवानों के साथ उसे लूटने की योजना बनाई और 29 मार्च को ग्राहक बनकर होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारी को डरा धमकाकर 3 किलो कीड़ा जड़ी लूट ली और 1 किलो के साथ उसे पकड़कर कोतवाली ले गए, जहां व्यापारी ने कोतवाल को अपने कागजात दिखाए और पुलिस कर्मियों की करतूत बताई। हालांकि उसके बाद एसपी चंपावत के सख्त निर्देश के बाद 2 किलो कीड़ा जड़ी बरामद कर ली गई। उधर पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि विवेचना चल रही है और अगर आरोपों में सत्यता पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। इस मंगल सिंह नाम के व्यक्ति से जो है कीड़ा जड़ी प्रकाश में आया है। इस संबंध में मेरे द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। और हरिद्वार में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि यहां योग गुरु रामदेव के पतंजलि हर्बल और फूड पार्क में काम करने वाले एक शख्स को गोली मार दी गई। बदमाशों ने वारदात को कनखल इलाके में अंजाम दिया और फरार हो गए। उधर गंभीर हालत में अनिल यादव नाम को शख्स को हिमालयन अस्पताल लेकर जाया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक अनिल यादव अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद कंपनी की बस से अपने घर के पास उतरे, जहां 2 बाइक सवारों ने उन्हें गोली मार दी। उधर पुलिस का कहना है कि बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज से पहचान की जा रही है और जल्द ही वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 लड़के बाइक में बैठ करके आए थे। आगे वाले ने हेलमेट पहना था, पीछे वाले ने अपना मुंह रुमाल से ढका हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसने अपना मुंह खोला था, जो कि हमें फुटेज में आ गया है हमारे पास। तो बहुत जल्दी हम इन लोगों को पकड़ लेंगे। इसमें हम लोगों की तफ्तीश जारी है। हमने कांस्टेबल्स को फैजाबाद अम्बेडकर नगर भी भेजा हुआ है, जो कि वहाँ के रहने वाले हैं। तो अभी खुल के तो कोई बात सामने नहीं आ पाई है, 2 दिन में आ जाएगी। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का मामला हो या पुरानी इनकी रंजिश रही हो, जिस वजह से इनका मर्डर हुआ है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है और ये प्रयास कर रही है कि अनिल यादव की हत्या क्यों की गई, क्योंकि अनिल यादव के बारे में जो पुलिस की छानबीन में निकल कर आया है, अनिल यादव बहुत ही शांत स्वभाव के और मृदु स्वभावी व्यक्ति थे। उनका किसी से कोई झगड़ा भी नहीं था। अब पुलिस इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर इनकी हत्या की गई तो क्यों की गई। पुलिस कई दिशाओं में कार्य कर रही है और पुलिस का मानना है कि हत्यारे शीघ्र ही गिरफ्त में होंगे। नरेश गुप्ता, जी मीडिया, हरिद्वार। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर कार्य करने वाले मजदूरों ने प्रदर्शन किया और समायोजन की मांग की। दरअसल पिथौरागढ़ से टनकपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 9 की देखरेख का जिम्मा बीआरओ से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित हो गया है, जिसके चलते इस मार्ग पर बीआरओ के अधीन काम करने वाले सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मजदूरों के मुताबिक वो 3 महीने से बेरोजगार हैं। ऐसे में उन्हें परिवार का खर्च चलाने में मुश्किल आ रही है, लिहाजा उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग में समायोजित कर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। बता दें आपको कि ये मजदूर सालों से बीआरओ के अधीन कार्य कर रहे थे। उधर जिलाधिकारी का कहना है कि एनएच के अधिकारियों से बातचीत की गई है और उन्हें समस्या की जल्द निपटारे के लिए निर्देशित किया गया है। तो इस विषय में मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे को लिखा है, वो आवश्यकता अनुसार इस पर कार्रवाई करें। और पिथौरागढ़ के देवथल इलाके के लोगों ने पिथौरागढ़ थल राजमार्ग पर जाम लगाया और अपना विरोध दर्ज कराया। लोगों के मुताबिक उनके क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। लोगों ने कहा कि वो सड़क को लेकर कई बार गुहार लगा चुके हैं। वहीं स्कूल की अगर बात करें तो उसमें शिक्षक भी नहीं है। उनके मुताबिक अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वो मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि देवथल के लोगों की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। पहली मांग हमारी है कि स्वालेक से रसेपटा जो सड़क है उसका जो है सुधारीकरण, और जो दूसरी हमारी मांग है वो बुंगाचिना से अलगड़ा सड़क की जो है सुधारीकरण। तीसरी हाल पिथौरागढ़ मार्ग पे तो खैर कार्य चल रहा है। उनकी कुछ अन्य मांगे भी हैं उन लोगों की, जो कुछ स्कूलों में अध्यापक नहीं है या कोई लिंक मार्ग है उसके सुदृढ़ीकरण के विषय में है। तो वहाँ पर उप जिलाधिकारी को हमने भेजा है, तहसीलदार साहब को भेजा है और उसमें जरूर जो भी कार्रवाई होगी इस तरह से वो की जाएगी।
और पिथौरागढ़ के जुगरा गांव के लोगों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है और गांव के स्टोन क्रशर मशीन लगाने के प्रस्ताव पर विरोध जाहिर किया। लोगों ने स्टोन क्रशर के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की है। लोगों की माने तो स्टोन क्रशर से स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ेगा। लोगों ने चेताया कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो देहरादून में सीएम के आवास पर धरना देंगे। उधर डीएम के मुताबिक इस मामले में सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और नियमानुसार ही काम किया जाएगा। ये मामला संज्ञान में आया है जो डुमरी स्टोन क्रशर एक सैंक्शन हुआ है, उसके विषय में लोगों का विरोध है। उसको मैंने एसडीएम को, स्थानीय एसडीएम को बोला है वो जांच करें और अगर पर्यावरण की दृष्टि से कोई ऐसी बात है तो उसकी रिपोर्ट हमें देंगे। उधम सिंह नगर में बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल ने NH-75 और NH-87 पर वसूले जा रहे टैक्स पर विरोध जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से होने वाले नए ठेकों की नीलामी निरस्त की जाए। रामकुमार ठुकराल ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो स्वयं सड़क पर उतरकर विरोध जताएंगे। अभी वहां पर टोल टैक्स की वसूली भी नहीं हो सकती और जिला पंचायत को 87 दिल्ली नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है। उधर निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों के साथ कई संगठनों ने शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी के आवास का घेराव किया। दरअसल निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि स्कूल मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने शिक्षा मंत्री से शिकायत की थी, जिसके बाद उन्होंने 24 मार्च तक का समय मांगा था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है, जिससे नाराज अभिभावकों ने आंदोलन की चेतावनी दी। सरकार के कान में जू भी नहीं रेंग रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि आपने अभी तक क्या किया है। और अगर सरकार ने अभी तक भी कोई हमें गंभीर तरीके से जवाब नहीं दिया तो ये सीधी लड़ाई सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। जिस बच्चे के 7.5 थी वो सीधे 11,000 रूपये कर दी है, पूरे 2.5 से 3,000 रूपये फीस बढ़ा दी है। आप बताइए कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे क्या करा जाए। कुछ ऐसी एक्स्ट्रा बुक्स लगा रखी हैं जिनका बच्चा टच भी नहीं करता पूरे साल भर, ठीक है। फालतू का हम लोगों से पैसा लिया जाता है, बुक्स कंपेल किया जाता है हमें कि यहीं से लो, और वो भी मनमाने रेट से। देहरादून के बल्लूपुर और बल्लीवाला पर बन रहे फ्लाईओवर निर्माण में जहां 4 लाइन बनने को लेकर विवाद चल रहा है, वहीं सुस्त निर्माण कार्य को लेकर भी लोगों में खासी नाराजगी है, जिसके खिलाफ लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत की। लोगों के मुताबिक फ्लाईओवर बनने में हो रही देरी से उन्हें काफी दिक्कतें पेश आती हैं। उधर अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई संस्था को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए निर्देशित किया गया है। बैरिकेडिंग तो पहले इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा चौड़ाई में लगा रखी थी, उसको भी स्क्वीज करके कम चौड़ाई में कर दिया गया है सेंटर पे, और लगभग 1.5 लेन रोड दोनों साइड में छोड़ी हुई है और यातायात उसमें सुचारू रूप से चल रहा है। किसी समय जब क्राउड ज्यादा होता है तो थोड़ी सी दिक्कतें फेस होती है, वो वास्तविकता है और उसका भी निदान किया जा रहा है। स्पीड के द्वारा अब थोड़ा बढ़ाई गई है। ऋषिकेश में किसानों ने मुआवजे की मांग उठाई है। उनके मुताबिक अगर उन्हें बर्बाद हुई फसल का मुआवजा नहीं मिला तो वो बर्बाद हो जाएंगे। दरअसल बारिश और आंधी से इलाके में फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खासकर डोईवाला, रानी पोखरी, भनियावाला और आसपास के दूसरे गांव में फसल चौपट हो गई है। लोगों का कहना है कि चना, सरसों और दालों को तेज आंधी और बारिश ने बर्बाद कर दिया है। मौसम की बेमौसमी बारिशें पड़ रही है तो किसानों में काफी मायूसी का माहौल है इस समय, क्योंकि इस समय फसलें तैयार हैं, चना तैयार है, मसूर तैयार है, तो इस बारिश के पड़ने से नुकसान तो हो ही रहा है। और नई टिहरी में एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं ने प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी विभाग में मिट और बेलदार के पदों पर नियुक्तियों में वरीयता देने की मांग की। गुरिल्लाओं ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर शासनादेश की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया। गुरिल्लाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो धरना प्रदर्शन और तालाबंदी करेंगे। चिट्ठी जारी कर दिया है कि गुरिल्ला लोगों का जो नियमानुसार है उनका भी प्राविधान करते हुए नियुक्त करने का कष्ट करें, तो 10 दिन का समय दिया है। और सरोवर नगरी नैनीताल से महज 15 किलोमीटर दूर एक गांव है पंगुट गांव। बेहद खूबसूरत इस गांव में इन दिनों भूमाफिया ने अपना जाल फैला दिया है। यहां बीते 1-2 बरस में पूरा गांव कंक्रीट के जंगल में तब्दील सा हो गया है। उधर अधिकारियों का कहना है कि अगर मानकों की अनदेखी की गई तो वो कार्रवाई करेंगे। ये है पंगूट गांव। देखने में दूसरे गांवों जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन जो बात इसे दूसरे गांवों से अलग करती है वो है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की उपजाऊ भूमि। लेकिन सरोवर नगरी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर होने के चलते यहाँ माफियाओं ने अपना जाल फैला रखा है और अब हर तरफ कंक्रीट का जंगल बसता नजर आ रहा है। 1 कुंटल बीज अगर हम बोते थे तो 1 कुंटल में 30-30 कुंटल 35-35 कुंटल आलू हुआ करता था, और मार्केट में जब हमारा आलू जाता था तो और आलू की जो है
रेट ही डाउन हो जाते थे। इस गांव को नजर ही जैसी जाने क्या लग गई है कि यहाँ पर तो बस तमाम बिल्डर इधर उधर से आ करके इन लोगों ने यहाँ पर ऐसा जाल बिछा दिया, ऐसी खेती कर दी इस कंक्रीट की। करीब करीब 90% तो वो निर्माण हो ही रहा है और रेता बजरी लग दी खेतों में। अब क्या होता है कि तो जंगली जानवरों का भी ज्यादा हो रहा है, उस हिसाब से भी खेती बाड़ी छोड़ दी है सब। प्रशासन इसमें कुछ भी ध्यान नहीं देता। पंगूट गांव में कभी खूब आलू पैदा हुआ करता था, जिसकी मांग सरोवर नगरी नैनीताल के साथ साथ हल्द्वानी की मंडियों में भी खूब होती थी। लेकिन अब खेतों की जमीन पर भवन बनाए जा रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों की जैसे लूट मची है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मानकों की अनदेखी करने पर वो कार्रवाई करेंगे। वहाँ जाते रहते हैं और देखते रहते हैं कि क्या कौन सी एक्टिविटी, कोई आपराधिक एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, उस पर हम नजर रखते हैं। और बार बार मैं कोतवाली को भी कहता रहता हूँ इस बारे में कि आप उधर राउंड मारिए और अगर कोई प्रकाश में आता है तो उसमें कार्रवाई निश्चित होगी। दरअसल राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में भूमाफियाओं का जाल फैलते जा रहा है, जिसमें पहाड़ों के गांव न केवल अपनी पहचान खो रहे हैं बल्कि खेती के लिहाज से भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। अगर जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये सुंदर गांव महज कागजों में सिमटकर रह जाएगा। राजू पांडे, जी मीडिया, नैनीताल। बागेश्वर में मनरेगा के बजट में कटौती को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल केंद्र ने जिले को 31 मार्च तक आवंटित 8 करोड़ रुपए में से महज 2 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि कई योजनाओं पर काम होना बाकी है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने केंद्र पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। उधर स्थानीय विधायक ने कहा है कि कई लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला है। इस बाबत वो केंद्र से बात करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि हमारे प्रदेश का मनरेगा का बजट कम होगा। कुछ योजनाएं इन्होंने जरूर बदली हैं और मैं समझता हूं कि अगर ये बात होगी कि उत्तराखंड का बजट काटा गया है तो हम लोग मिलकर हम देश के अपने कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री से मिलेंगे और चाहेंगे कि अपने प्रदेश का बजट कम न हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। उधर चंपावत में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां कोतवाली पुलिस ने पिथौरागढ़ के एक दंपत्ति को नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों पर आईपीसी की धारा 363 और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल नाबालिग लड़की नजीबाबाद की रहने वाली है और वो अपनी मां के साथ सहारनपुर गई हुई थी, जहां किसी वजह से मां बेटी बिछड़ गए। इसके बाद पिथौरागढ़ का एक दंपत्ति उस बच्चे को मिला जो उसे घर छोड़ने के बारे टनकपुर ले आया, जहां उन्होंने एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें की। लेकिन किसी तरह से लड़की भागने में कामयाब हो गई और उसने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को हिरासत में लिया। पर इनके खिलाफ 363 और 8 पॉस्को एक्ट का मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना एसआई मंजू पांडे द्वारा की जा रही है और इनको उचित धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको न्यायालय दिया। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया। उनके मुताबिक केंद्र अर्धकुंभ के लिए धन नहीं दे रहा है। वहीं उन्होंने राज्य से बीजेपी के 5 सांसदों पर अर्धकुंभ के लिए बजट दिलाने में कोई भी भूमिका नहीं निभाने का आरोप लगाया। ये समय उनकी जिम्मेदारी है, उनकी सरकार है कि आगे आए और कुंभ के लिए पैसा दिलवाएं। हमने अपना कर्तव्य कर रखा है, हम कोई पैसे की कमी नहीं होने दे रहे हैं। प्रोजेक्ट टेंडर सब करवा दिए गए हैं, काम सब होंगे, वो देंगे तो पुण्य का काम है और यदि नहीं देंगे तो हरिद्वार के लोग न्याय करेंगे। प्रदेश में जल्द ही अपार्टमेंट एक्ट आने वाला है। इसके लिए विभाग ने लगभग तैयारी कर ली है। दरअसल प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबार काफी बढ़ा है और वहीं लोग गांवों से निकलकर शहरों का रुख भी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए अपार्टमेंट एक्ट की जरूरत महसूस की जा रही थी। शहरी विकास मंत्री प्रीतम सिंह के मुताबिक ये एक्ट किसी भी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो जनता की सहूलियतों को देखते हुए इस एक्ट को लाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे एक्ट आने के बाद जो इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ हम लगाम कस पाएंगे। जब तक नक्शा पास न हो, जब तक आपका पूरी जो औपचारिकता है वो पूरी न हो, कई लोग बिना भूमि हस्तांतरण के प्रचार प्रसार कर देते हैं, वो बहुत गलत है। तो इन सब चीजों का उसमें ख्याल रखा जाएगा। और उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए कवायद शुरू हो गई है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह का कार्यकाल अक्टूबर में खत्म हो रहा है, लिहाजा नए नेता की खोजबीन शुरू हो गई है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह का कहना है कि वो दूसरे कार्यकाल के लिए भी तैयार है। वो देश के लिए समर्पित और अपने आगे काम
उसके लिए लड़े, उसके लिए करे और उसके लिए मरे, और उसको करने के लिए अपने आप को कितना समय दे सकता है, कितना न्यौछावर हो सकता है, यह अपनी पार्टी की गरिमा है और पार्टी का कार्यकर्ता का भाव है। तो जहां भी बिठा देगी वहां उसको ठीक से कर्तव्य निष्ठा से उस दायित्व का निर्वहन करना अपना इतना ही एक मंतव्य है। हरीश रावत की टक्कर का चाहिए तो बड़ा नाम चाहिए होगा, ये खंडूड़ी जैसा नाम चाहिए होगा, कुशियारी जैसा नाम चाहिए होगा, निसंग जैसे नाम, बड़े नामों की जरूरत पड़ेगी। और उसमें तीरथ सिंह रावत या बाकी त्रिवेंद्र रावत वगैरह ये कुछ बनते नहीं उस हिसाब से। और उत्तराखंड के देश भर में खोले गए पर्यटन केंद्रों के बंद होने पर भी राजनीति तेज है। बीजेपी नेता प्रकाश पंत के मुताबिक सरकार की उदासीनता के चलते राज्य के पर्यटन केंद्र बंद हो रहे हैं। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके लिए बजट में कटौती को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि सूबे के पर्यटन मंत्री का कहना है कि निगमों ने लाभ हानि की दृष्टि से पर्यटन केंद्र खोले हैं और बंद करने का भी उन्हीं का फैसला है। बता दें आपको कि साल 2008 में उत्तराखंड के 8 पर्यटन केंद्र देश भर में खोले गए थे। एक और हम आपदा से प्रभावित हुए हैं, दूसरी ओर सरकार की नाकामी और दूरगामी नीतियों के न चलते हुए हमारा पर्यटन व्यवसाय बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। क्या हमारा प्राथमिकताएं होंगी, ये हमने उस पर्यटन नीति के अंदर लेकर के आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से इन 3 वर्षों के अंदर वो नीति तो आज भी कागजों में है, लेकिन वो धरातल पर सरकार नाकाम रही है उसको उतारने पर। केंद्र सरकार उपेक्षा भाव से कुठाराघात कर रही है, उन सब का असर जो है इन सब चीजों पर पड़ रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने संसाधन जनरेट करके इन कमियों को दूर कर सकें। उत्तराखंड में विश्वास रखते हैं, जो लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार आना चाहते हैं, उनको संसाधनों की वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये मैंने उनसे आग्रह किया है। और अगर कहीं पर इस तरह की स्थिति होगी तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। जो स्थानीय बोली भाषा है, जहां से ज्यादा पर्यटक आते हैं, उन प्रदेशों में, उन स्थानों पे हम ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए, हम करते हैं। और जो और निगम है या होटल है, ये उन पर निर्भर करता है कि वो अपने लाभ हानि को देखते हुए कहां अपनी शाखाएं खोलते हैं। प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के फैसलों पर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल कुरैशी अपनी बयानबाजी और फैसलों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह के मुताबिक संवैधानिक पदों पर बैठने वालों को पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि उन्हें केंद्र की सरकार के बदलने के साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। कानून और ये सारी चीजें, नियम और जो संवैधानिक पदों की गरिमा से हट करके कोई काम होता है तो उनको भी भुगतना पड़ता है। कि जो भी इस प्रकार के पदों पे रहे हैं तो उन पे कार्रवाई भी हुई है, सजा भी भुगत रहे हैं, चाहे किसी भी स्तर का रहा हो। और निश्चित है कि जब इस तरह का होगा तो कार्रवाई होगी और कार्रवाई निश्चित है उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा, भुगतेंगे। और बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में एक बार फिर उत्साह देखा जा रहा है। इस बार बीते सालों के मुकाबले भगवान बद्रीनाथ की पूजा की ऑनलाइन बुकिंग बढ़ गई है। दरअसल बद्रीनाथ में पूजा का समय ऑनलाइन बुक किए जाने की व्यवस्था है। उधर बद्रीनाथ और केदारनाथ पहुंचने वाले यात्रियों को इस बार निःशुल्क रहने और खाने की सुविधा भी दी जाएगी, जिसका पूरा खर्च बद्री केदार मंदिर समिति उठाएगा। यानी तीर्थ यात्री काफी कम खर्च में अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। वर्ष ऑनलाइन पूजा बुकिंग मंदिर समिति को काफी विगत वर्षों की अपेक्षा काफी मिली है और इससे समिति द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि होगी और पूजाओं के लिए जो है मंदिर समिति द्वारा श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम में काफी विशेष व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी संगम।